और दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडी एक्सप्रेस के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के, जहां हम डिस्कस करेंगे कांग्रेस का गठन एवं उदारवादी चरण के बारे में। कांग्रेस के प्रारंभिक वर्षों को उदारवादी चरण के नेताओं के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उस ड्यूरेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। मतलब उन्हीं नेताओं की चलती थी, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस के गठन से पहले भारत में बहुत सी राजनैतिक संस्थाएं थीं। आइए पहले उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। बंगाल जो था वह राजनैतिक रूप से पूरे देश में सबसे ज़्यादा जागृत था, इसलिए सबसे ज़्यादा राजनैतिक संस्थाएं या राजनीतिक पार्टी का गठन बंगाल में हुआ 1836 से, जब राजा राम मोहन राय के कुछ साथियों ने बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना की थी। इसके बाद 1838 में जमींदारी एसोसिएशन या फिर लैंड होल्डर्स एसोसिएशन का गठन बंगाल में किया गया, और इसका गठन इसलिए किया गया था कि जमींदार, उस समय जो जमींदार थे, उनके हितों की रक्षा की जा सके। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना की गई, और इसका मेन उद्देश्य था लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना और राजनैतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसके बाद 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई, जो कि जमींदारी एसोसिएशन यानी कि लैंड होल्डर एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर बनी थी। ठीक है, इसके उद्देश्य भी सेम थे, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना, के नौकरशाहों के वेतन में कमी, ये सारी इनकी मांग थी। नमक कर, आबकारी कर एवं डाक शुल्क में समाप्ति। ठीक है, तो ऐसे बहुत सी डिमांड्स ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने बंगाल में रखी थी। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने लंदन में की थी, और दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारत के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की थी, यानी कि वे जन समर्थन के लिए इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1867 में पूना सार्वजनिक सभा, महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानाडे द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना का मेन उद्देश्य था सरकार और जनता के मध्य एक मीडियम का काम करना, जनता की जो समस्याएं हैं उनको सरकार तक पहुंचाना। 1875 में इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी बंगाल में। इनका उद्देश्य भी सेम था कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो और वे राजनीतिक रूप से शिक्षित हों। 1876 में इंडियन लीग की जगह कलकत्ता भारतीय एसोसिएशन ने ले ली थी। 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी, और 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना भी महाराष्ट्र में की गई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से संबद्ध जो नेता थे, उनमें मेन नाम जो है वह है सैयद बदरुद्दीन तैयबजी का, फिरोज शाह मेहता का, केटी तेलंग का। ठीक है, तो ये कुछ राजनैतिक संस्थाएं थीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से पूर्व। अब अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, और इसका श्रेय जाता है एक ब्रिटिश एओ ह्यूम को। एओ ह्यूम के अलावा सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस, इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मेन आर्किटेक्ट माना जाता है। ठीक है, तो एओ ह्यूम के अलावा दो अन्य नेता थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ठीक है, और उस समय उसमें देश में लगभग जितनी पार्टियां थीं, छोटी या बड़ी, उनके सभी नेताओं ने इसमें भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य था कि ब्रिटिश के विरोध में
पूरे देश में लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाया जाए, भारतीयों को राजनीतिक रूप से शिक्षित किया जाए, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया जाए, उनमें एकता स्थापित की जाए और उपनिवेशवादी विचारधारा यानी उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को बढ़ावा दिया जाना। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं उदारवादी चरण की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक वर्षों में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था, इसलिए इस काल को उदारवादी चरण कहा जा सकता है। ठीक है। और उदारवादी जो नेता थे वे अहिंसक विरोध प्रदर्शन में तथा उदारवादी नीतियों में वे विश्वास किया करते थे। उनका मानना था कि संवैधानिक प्रदर्शनों के आधार पर वे प्रार्थना पत्र, जनसभा या फिर अपनी मांगों को अंग्रेज़ों के सामने रखेंगे या सरकार के सामने रखेंगे तो वे इनकी मांगें मान लेंगे, ऐसा मानना था उदारवादी नेताओं का। ठीक है। और इनमें प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, रासबिहारी घोष, गोपाल कृष्ण गोखले आदि। ठीक है। तो कांग्रेस के प्रारंभिक वर्षों में यानी कि हम कह सकते हैं 1906 तक 1906-7 तक कांग्रेस में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था और यही रीज़न था कि आने वाले वर्षों में जो कांग्रेस है वो विभाजित होकर दो गुटों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल। इन्हें उदारवादी नेताओं को नरम दल भी कहा जाता है। अब अगर हम उदारवादी नेताओं के योगदान की बात करें तो उदारवादी नेताओं ने ही सबसे पहले अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों की आलोचना करना प्रारंभ किया था, चाहे वे दादा भाई नौरोजी हों या फिर आर.सी. दत्त हों। ठीक है। इसके अलावा भारतीयों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना इन्होंने प्रारंभ किया। इन्होंने संवैधानिक सुधार, प्रशासनिक सुधारों हेतु आंदोलन चलाया। उन्होंने डिमांड की कि व्यवस्थापिका में बदलाव किए जाए, उसमें भारतीयों को जगह दी जाए, भारतीयों के दीवानी अधिकारों की रक्षा की जाए। ऐसे बहुत से काम थे जो उदारवादी नेताओं ने किया था और इनका मेन योगदान था भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1892 के अधिनियम में बहुत से ऐसे कानून थे या बहुत से ऐसे पॉइंट्स थे जो कि उदारवादी नेताओं के दबाव में शामिल किए गए थे। ठीक है। इसलिए उदारवादी नेताओं के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के बारे में। इस अधिनियम के महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।